एक सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं कि अगर मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं तो क्या करूं। और शिव खेड़ा की किताब यू कैन विन का एक जवाब है जो मतलब सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, वो कहते हैं कि समस्या आप नहीं हैं, समस्या आपकी सोच है। बिल्कुल, और यही इस किताब का एक तरह से सार है। इसने दुनिया भर में लाखों लोगों को एक नया नजरिया दिया है। और किताब की सबसे मशहूर लाइन भी तो यही है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। सही बात है। तो आज हम इसी किताब के पन्नों में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। हमारा मिशन सिर्फ इस किताब का सार बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि क्या हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड वाकई हमारी सफलता की नींव है, और अगर है तो उसे मजबूत कैसे बनाया जाए। हाँ, असल जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं। इसकी शुरुआत एक बहुत ही प्यारी कहानी से कर सकते हैं जो किताब में दी गई है। हाँ, गुब्बारे वाले की कहानी। हाँ। एक मेले में एक आदमी था जो गुब्बारे बेचकर गुजारा करता था। उसके पास हर रंग के गुब्बारे थे, लाल, पीले, नीले, हरे। और जब भी उसे लगता कि बिक्री थोड़ी कम हो रही है तो वो हीलियम से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। हाँ, बच्चे उसे ऊपर जाते देखते और फिर दौड़कर उसकी दुकान पर आ जाते थे। एक दिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट खींच रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा खड़ा था। और उस बच्चे ने बहुत मासूमियत से पूछा, अंकल अगर आप काले रंग का गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वो भी ऊपर जाएगा? और उस गुब्बारे वाले का जवाब ही आज की हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके अंदर जो चीज है उसकी वजह से ऊपर जाता है। चलिए इसी बात को पकड़ते हैं। हमारी जिंदगी का भी तो यही सच है। हाँ, जो चीज हमें ऊपर उठाती है वो हमारे बाहरी हालात, हमारा रंग रूप या हमारी डिग्री नहीं, बल्कि हमारे अंदर का नजरिया है। और ये कोई नई फिलॉसफी तो है नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, विलियम जेम्स। 100 साल पहले की बात है। हाँ, उन्होंने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि इंसान सिर्फ अपने मन का नजरिया बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है ना। बहुत ज्यादा। मतलब हम शायद अपनी परिस्थितियों को तुरंत ना बदल पाएं, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने का अपना नजरिया जरूर बदल सकते हैं। और जैसे ही नजरिया बदलता है, परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। हाँ। यहीं पर हार्वर्ड की एक और स्टडी है जिसके आंकड़े तो मतलब मुझे हमेशा हैरान करते हैं। वो 85% वाली। बिल्कुल। स्टडी के मुताबिक किसी भी इंसान को नौकरी मिलने में 85% भूमिका उसके नजरिए की होती है और सिर्फ 15% उसके ज्ञान या तथ्यों की। हाँ, लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। क्या ये बात हर जगह लागू होती है? मान लीजिए कोई बहुत ही टेक्निकल रोल है, जैसे कोई सर्जन या रॉकेट साइंटिस्ट। अच्छा। वहां तो ज्ञान और स्किल ही सब कुछ होना चाहिए, है ना? ये 85% वाली बात थोड़ी हजम नहीं होती। बहुत अच्छा सवाल है और ये स्केप्टिसिज्म जरूरी भी है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो 15% वाला ज्ञान या स्किल जरूरी नहीं है। वो तो बुनियाद है, उसके बिना तो आप सर्जन बन ही नहीं सकते। सही है। लेकिन स्टडी ये बताती है कि जब दो बराबर स्किल वाले सर्जन होते हैं तो कौन ज्यादा सफल होगा? वो जिसका नजरिया बेहतर है। एग्जैक्टली। जो दबाव में शांत रहता है, जो टीम के साथ मिलकर काम करता है, जो किसी ऑपरेशन के दौरान आई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से घबराता नहीं, उसे एक चुनौती की तरह लेता है। हाँ। एक बेहतरीन सर्जन भी अगर नकारात्मक नजरिए, डर या घमंड के साथ ऑपरेशन थिएटर में जाए तो उसका वो 15% ज्ञान भी बेकार हो सकता है। तो नजरिया उस 15% ज्ञान को इस्तेमाल करने का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है। वाह, क्या बात कही है, बिल्कुल सही। मतलब ज्ञान हार्डवेयर है तो नजरिया सॉफ्टवेयर है। हाँ। और इसी से मुझे वो कैलगरी टावर वाला उदाहरण याद आता है, एक मजबूत इमारत की तरह। बिल्कुल। कैलगरी टावर जो कनाडा में है, 190 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। उसका कुल वजन है लगभग 11,000 टन। लेकिन फैसिनेटिंग बात यह है कि उस 11,000 टन में से 60% से ज्यादा वजन, यानी लगभग 6,300 टन, जमीन के नीचे है, उसकी नींव में, जो दिखाई भी नहीं देता। हाँ। सफलता की इमारत भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया को आपकी कामयाबी, आपकी पदवी, आपका पैसा सब दिखता है, लेकिन वो सब उस नींव पर टिका है जो किसी को नहीं दिखते। और वो नींव है आपका नजरिया। और शायद यही मजबूत नजरिया हमें उन मौकों को पहचानने में मदद करता है जो अक्सर हमारे सामने ही होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते। किताब में एकर्स ऑफ डायमंड्स यानी हीरो का खेत नाम की एक कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। ये कहानी मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये दिखाती है कि हम अक्सर बाहर वो चीज खोजते रहते हैं जो हमारे अपने आंगन में छुपी होती है। कहानी कुछ यूं है कि अफ्रीका में एक किसान था, हाफिज। हाँ।
वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश और संतुष्ट था। बिल्कुल। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी उसके पास आया और उसे हीरो की ताकत के बारे में बताने लगा। हाँ, उसने कहा अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपना पूरा शहर खरीद सकते हो। और अगर मुट्ठी जितना बड़ा हो तो शायद अपना देश भी। और उस रात हाफिज सो नहीं पाया। हाँ, जो इंसान कल तक संतुष्ट था आज वो बेचैन हो गया। उसे अपनी जमीन, अपना खेत, सब कुछ छोटा लगने लगा। उसके मन में बस एक ही धुन सवार हो गई, मुझे हीरे खोजने हैं। बिल्कुल। उसने अपना खेत एक मामूली दाम पर बेच दिया, अपने परिवार को किसी रिश्तेदार के पास छोड़ा और निकल पड़ा। सालों तक भटकता रहा, पूरा अफ्रीका छान मारा, फिर यूरोप गया। लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। आखिर में जब वो स्पेन पहुंचा तब तक वो इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से टूट चुका था। और इतना निराश हो गया कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। कहानी का सबसे दुखद मोड़ तो अब आता है। हाँ। जिस आदमी ने हाफिज का खेत खरीदा था, एक दिन वो अपने ऊंटों को खेत के बीच में बहने वाली नदी में पानी पिला रहा था। तभी सुबह की धूप एक पत्थर पर पड़ी और वो इंद्रधनुष की तरह चमकने लगा। उसने सोचा कि ये पत्थर घर में सजाने के काम आएगा और उसे उठाकर अपनी मेंटल पीस पर रख दिया। और फिर कुछ दिनों बाद वही बुद्धिमान आदमी उस नए मालिक से मिलने आया। उसकी नजर जैसे ही उस चमकते पत्थर पर पड़ी वो हैरान रह गया। हाँ, उसने पूछा, क्या हाफिज वापस आ गया? नए मालिक ने कहा, नहीं तो क्यों? बुद्धिमान आदमी ने कहा, क्योंकि ये एक हीरा है, मैं इसे पहचानता हूँ। और जल्दी पता चला कि वो पूरा खेत जिसे हाफिज बेचकर चला गया था दूर दूर तक हीरों से भरा हुआ था। इस कहानी का सार यही है कि अवसर अक्सर हमारे पैरों के नीचे ही होता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। हमें हमेशा दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी लगती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं एक और सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। ये कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये हमें एक तरह से कंप्लेसेंट अंजू करने वाला नहीं बनाती? आज की हसल कल्चर वाली दुनिया में तो हर कोई कहता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई जगह जाओ, नए मौके तलाशो। सही बात है। ये कहानी तो उसका उल्टा कह रही है। ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, कहानी का मतलब ये नहीं है कि आप जहां हैं वहीं हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। तो फिर इसका असली मतलब है कि बाहर मौके खोजने से पहले एक बार गहराई से अपने अंदर और अपने आसपास जरूर झांक लें। ओके। क्या आपने अपने मौजूदा काम में, अपने रिश्तों में, अपने शहर में सारे अवसर तलाश लिए हैं? अक्सर हम नौकरी इसलिए बदलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नई जगह सब अच्छा होगा, जबकि असली समस्या हमारी स्किल या हमारे नजरिए में होती है। सही है। ये कहानी कहती है कि पहले अपनी कुल्हाड़ी तेज करो, अपनी जमीन को ठीक से खोदो, उसके बाद बाहर देखो। ये स्टैग्नेशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि बिना सोचे समझे भागने के खिलाफ है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है कि पहले जहां खड़े हो वहां टॉर्च जलाकर देख लो। हाँ। और इसी से मुझे डेविड और गोलियात की कहानी याद आती है। एक ही स्थिति पर दो बिल्कुल अलग नजरिए। बिल्कुल। गोलियत एक विशालकाय राक्षस था जिससे सब डरते थे। सारे सैनिक कह रहे थे, अरे ये इतना बड़ा है कि इसे मार ही नहीं सकता। लेकिन तभी डेविड, एक छोटा सा चरवाहा लड़का, आता है और कहता है, नहीं, ये इतना बड़ा है कि इस पर लगाया निशाना चूक ही नहीं सकता। एक ही प्रॉब्लम, लेकिन देखने के दो एकदम अलग तरीके। तो सवाल ये उठता है कि ये नजरिया, ये एटीट्यूड बनता कैसे है? क्या हम इसके साथ पैदा होते हैं या ये समय के साथ बनता है? किताब के अनुसार हमारा नजरिया मुख्य रूप से 3 ई से बनता है। 3 ई? हाँ। पहला ई है एनवायरनमेंट, यानी हमारा माहौल, हमारा घर, स्कूल, दोस्त, हमारा ऑफिस, मीडिया जिसे हम कंज्यूम करते हैं। ये सब हमारे नजरिए को आकार देते हैं। बिल्कुल। माहौल की बात तो समझ में आती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि एक ही घर या एक ही स्कूल में पले बढ़े दो लोगों का नजरिया भी जमीन आसमान का हो सकता है। सही बात है। इसका मतलब है कि माहौल के अलावा भी कोई और बड़ा फैक्टर काम कर रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर हमारा दूसरा ई आता है, एक्सपीरियंस, यानी हमारे अनुभव। जिंदगी में लोगों और घटनाओं के साथ हमारे अनुभव हमारे व्यवहार को बदलते हैं। एक ही माहौल में रहते हुए भी दो लोगों के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, और वो ही उनके नजरिए को अलग दिशा में ले जाते हैं। हाँ। और तीसरा ई है एजुकेशन, शिक्षा, यानी शिक्षा। और यहाँ बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं हो रही है, बल्कि मूल्यों पर आधारित शिक्षा की, जो हमें जीना सिखाती है, सही गलत में फर्क करना सिखाती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि बचपन में भले ही ये तीनों ई हमें प्रभावित करते हैं, पर एक वयस्क होने के बाद अपने नजरिए की जिम्मेदारी पूरी तरह हमारी होती है। हाँ,
हम ये कहकर नहीं बच सकते कि मेरा माहौल खराब था या मेरे अनुभव बुरे थे। नहीं बच सकते। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी लेना ही शायद सबसे मुश्किल काम है। तो सवाल ये है कि हम इसे असलियत में करें कैसे? मतलब प्रैक्टिकल कदम क्या है? हाँ, क्या किताब में कोई रोड मैप दिया गया है, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदम जो कोई भी उठा सकता है? हाँ, और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं देती, एक्शन प्लान भी देती है। अच्छा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, अपना ध्यान बदलें, अच्छाई खोजें। चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। हाँ, इसे आप कह सकते हैं बिकम अ गुड फाइंडर। एंड्रयू कार्नेगी की सोना खोदने वाली कहानी यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। हाँ, बताइए। जब उनसे पूछा गया कि वो इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे करती हैं, तो उन्होंने कहा, लोगों के साथ व्यवहार करना सोना खोदने जैसा है। जब आप एक आउंस सोना खोजने जाते हैं तो आपको टनों मिट्टी हटानी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन आपका ध्यान मिट्टी पर नहीं, सोने पर होता है। क्या बेहतरीन मिसाल है। मतलब हमें लोगों में, स्थितियों में, यहाँ तक कि मुश्किलों में भी अच्छाई या अवसर खोजने वाला बनना चाहिए। बुराई या कमी तो हर जगह मिल जाएगी, पर फोकस सोने पर होना चाहिए, मिट्टी पर नहीं। बिल्कुल। दूसरा कदम है अभी करने की आदत डालें। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। हाँ, हम सब टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से जूझते हैं। बहुत ज्यादा। किताब में इसके लिए 2 बड़े मजेदार शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस यानी सोचते ही रहना और कुछ ना करना, और दूसरा है एक्सक्यूसाइटिस यानी बहाने बनाने की बीमारी। ये मुझे बहुत रिलेटेबल लगता है। एक अधूरा काम आपके दिमाग में एक खुला हुआ टैप जैसा होता है जो लगातार आपकी मेंटल एनर्जी खाता रहता है। सही बात है। जबकि एक काम पूरा करते ही जो सेटिस्फैक्शन और एनर्जी मिलती है वो कमाल की होती है। बिल्कुल। अगला कदम है निरंतर सीखते रहें, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। और इसके लिए अपनी कुल्हाड़ी तेज करे वाली कहानी सबसे अच्छी है। हाँ, एक लकड़हारा था जो सालों से एक कंपनी में काम कर रहा था, पर उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला। जब एक नए लड़के को साल भर में ही प्रमोशन मिल गया तो वो शिकायत लेकर अपने बॉस के पास गया। बॉस ने कहा, तुम आज भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी नतीजों पर ध्यान देती है, अगर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो तुम्हें जरूर प्रमोशन मिलेगा। वो बेचारा वापस गया और ज्यादा घंटे काम करने लगा, ज्यादा मेहनत करने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब बॉस ने उसे उस नए लड़के से बात करने की सलाह दी। जब उसने पूछा कि वो ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है, तो उस लड़के ने जवाब दिया, हर पेड़ काटने के बाद मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाता हूँ। हाँ, आपने पिछली बार अपनी कुल्हाड़ी पर धार कब लगाई थी? ये सवाल उस पुराने लकड़हारे को चुभ गया। और ये सवाल हम सब के लिए है। हाँ, आज की तेजी से बदलती दुनिया में हम अपनी कुल्हाड़ी यानी अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को तेज करने के लिए कब समय निकालते हैं? क्या हमारी कॉलेज की डिग्री या 5 साल पुराना अनुभव आज भी रेलेवेंट है? शायद नहीं। बिल्कुल। कुल्हाड़ी तेज करने का मतलब आज सिर्फ नई स्किल सीखना नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है नई किताबें पढ़ना, नए लोगों से मिलना, अपनी फील्ड के बाहर की चीजों को समझना और यहाँ तक कि आराम करना और बर्नआउट से बचना भी अपनी कुल्हाड़ी तेज करना ही है। ये बहुत जरूरी बात है। और आखिरी कदम जो शायद सबसे मुश्किल है, नकारात्मक प्रभावों से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। और बाज और मुर्गियों की कहानी इसे बहुत अच्छे से बयां करती है। ये कहानी दिखाती है कि हमारा रेफरेंस ग्रुप, मतलब हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो हमारी सोच को कितना कंट्रोल करता है। एक बाज का अंडा गलती से मुर्गियों के बीच आ गया, वो उन्हीं के बीच बड़ा हुआ और खुद को मुर्गी ही समझता रहा। वो मुर्गियों की तरह जमीन खुरच कर दाना चुगता, उन्हीं की तरह कुछ फीट ऊपर उड़कर फड़फड़ाता। एक दिन उसने आसमान में एक शानदार बाज को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने अपनी मुर्गी माँ से पूछा, ये खूबसूरत पक्षी कौन है? माँ ने जवाब दिया, ये एक बाज है, पक्षियों का राजा, पर तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकती क्योंकि तुम तो एक मुर्गी हो। उस बाज ने इसे सच मान लिया और कभी अपनी पूरी क्षमता से उड़ने की कोशिश ही नहीं की। वो पैदा तो जीतने के लिए हुआ था, लेकिन उसे हारने के लिए ट्रेन किया गया था। ये कहानी एक कड़वा सच बताते हैं। हाँ, कि अब जिन लोगों के साथ रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप बाज की तरह उड़ना चाहती हैं तो आपको बाजों के साथ उड़ना सीखना होगा। मुर्गियों के साथ रहकर आप सिर्फ जमीन खुरचना ही सीखेंगे। नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा और आपके सपनों को दीमक की तरह खा जाते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? आज की चर्चा को अगर समेटें तो कुछ बातें साफ हैं। सफलता की असली नींव हमारा बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि हमारा अंदरूनी नजरिया है। बिल्कुल। हम अपनी परिस्थितियों को नहीं पर उन्हें देखने का नजरिया चुन सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे डेविड ने गोलियात को देखकर चुना। और अवसर अक्सर हमारे सामने ही होता है, हीरो के खेत की तरह,
बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। सही है। बिल्कुल। और किताब में विजेता और पराजित के माइंडसेट के बीच कुछ बहुत अच्छे फर्क बताए गए हैं। जैसे विजेता हर समस्या में एक समाधान देखता है, जबकि पराजित हर समस्या में एक समाधान देखता है। विजेता कहता है ये मुश्किल हो सकता है पर संभव है, जबकि पराजित कहता है ये संभव हो सकता है पर बहुत मुश्किल है। और सबसे जरूरी, विजेता काम को अंजाम देते हैं, जबकि पराजित काम के होने का इंतजार करते हैं। ये विजेता और पराजित होने के बीच का बुनियादी फर्क है। हाँ, और अंत में किताब में एक एक्शन प्लान भी सुझाया गया है। अच्छा। कि इन कदमों को एक कार्ड पर लिखें और 21 दिनों तक रोज पढ़ें ताकि आपकी आदत बन जाए। यह हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। वो क्या है? अगर आज से अगले 21 दिनों तक सिर्फ एक चीज करनी हो, तो वो कौन सा एक छोटा सकारात्मक कदम होगा जो किसी की कुल्हाड़ी तेज करने की शुरुआत बन सकता है? क्या वो 15 मिनट किताब पढ़ना होगा, कोई नया ऑनलाइन कोर्स शुरू करना होगा, या शायद किसी नकारात्मक दोस्त से दूरी बनाना होगा? वो एक कदम क्या? यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि समझना यहीं खत्म नहीं होता है। जो अब तक समझा वही अगले कदम की नींव है। असली बात अभी बाकी है। चलिए आगे समझते हैं। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है सफलता। एक ऐसा शब्द जिसके बारे में हर कोई सोचता है, पर इसकी परिभाषा शायद हर किसी के लिए अलग है। क्या ये पैसा है, शोहरत है, या फिर बस मन की शांति? और यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सफलता को किसी लॉटरी टिकट की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि एक विज्ञान की तरह देखते हैं। हाँ बिल्कुल, एक विज्ञान की तरह। ये स्रोत हमें अब्राहम लिंकन से लेकर वॉल्ट डिज्नी तक की कहानियों से गुजारते हैं। हाँ। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन सब की सफलता के पीछे कोई एक कॉमन धागा है। बिल्कुल, और आज की इस बातचीत में हम उसी धागे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले यही समझते हैं कि इन स्रोतों के हिसाब से आखिर सफलता है क्या। इसकी एक बहुत अच्छी परिभाषा अर्ल नाइटिंगेल ने दी है। हाँ, मैंने भी पढ़ी। वो कहते हैं सफलता एक योग्य लक्ष्य की क्रमिक प्राप्ति है। अब यहाँ हर शब्द का मतलब है, जैसे क्रमिक। हाँ, क्रमिक यानी ग्रेजुअल। इसका मतलब है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर आप रुक जाएं। ये तो एक सफर है। बिल्कुल, आप एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं और फिर अगले की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये बात तो समझ में आती है, क्योंकि अक्सर जो लोग किसी बड़े लक्ष्य को पा लेते हैं वो उसके बाद एक खालीपन महसूस करने लगते हैं। सही कहा। लेकिन इस परिभाषा में एक शब्द है प्राप्ति, यानी रियलाइजेशन। मतलब ये एक अंदरूनी एहसास है। पर क्या समाज इसे ऐसे देखता है? हमारे यहाँ तो सफलता को अक्सर बाहरी चीजों से ही नापा जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और फ्रोथ इस बात को साफ करते हैं कि बाहरी मान्यता और अंदरूनी प्राप्ति में फर्क है। कोई आपको दुनिया का सबसे सफल इंसान कह सकता है, पर अगर आप अंदर से वैसा महसूस नहीं करते तो वो सफलता खोखली है। और यहीं पर अगला शब्द आता है योग्य। हाँ, योग्य यानी वर्दी। आपका लक्ष्य आपकी अपनी नजरों में योग्य होना चाहिए, आपकी कीमतों से मेल खाना चाहिए। किसी और के मानकों पर सफल होना अक्सर खुशी नहीं देता। तो मतलब सफलता अपने ही बनाए हुए सार्थक लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहने का नाम है। इसमें एक और बड़ी अच्छी लाइन है। हाँ, सफलता वो है जो आप चाहते हैं उसे पाना, और खुशी वो है जो आपको मिलता है उसे चाहना। बिल्कुल, और ये दोनों अक्सर एक साथ नहीं चलते। लेकिन अगर सफलता की परिभाषा इतनी साफ है तो फिर ज्यादातर लोग इस सफर पे चल क्यों नहीं पाते? शायद संघर्ष से डरते हैं। हाँ, हम सब सफलता तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाले संघर्ष से बचते हैं। स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए एक कैटरपिलर की कहानी है। हाँ, वो कहानी बहुत दमदार है। एक जीव विज्ञान के शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को तितली बनने की प्रक्रिया समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में तितली कोकून से बाहर आने के लिए जबरदस्त संघर्ष करेगी, और उन्होंने चेतावनी दी कि कोई उसकी मदद ना करे। हाँ, पर जाहिर है किसी न किसी को तो दया आनी ही थी। तितली ने संघर्ष करना शुरू किया, कोकून में एक छोटा सा छेद बनाया और घंटों तक कोशिश करती रही। एक छात्र को लगा कि वो फंस गई है, उसे दया आ गई और उसने शिक्षक की बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने कोकून को धीरे से तोड़ दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। और तितली बाहर आ भी गई। लेकिन उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सिकुड़े हुए थे।
उस छात्र को लगा कि थोड़ी देर में पंख फैल जाएंगे और वो उड़ जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो कभी उड़ ही नहीं पाई। हाँ, वो जमीन पर घिसटते हुए मर गई। जब शिक्षक वापस आए तो उन्होंने समझाया कि उस छात्र ने अपनी दयालुता में उस तितली को मार डाला था, क्योंकि वो संघर्षी प्रकृति का तरीका था तितली के शरीर से तरल पदार्थ को उसके पंखों में भेजने का, ताकि वो उड़ने के लिए मजबूत हो सके। वाह, मतलब जीवन में संघर्ष एक सजा नहीं बल्कि तैयारी है। बिल्कुल, ये हमें मजबूत बनाता है। हर मुश्किल हमें कुछ सिखाती है। ये एक बहुत दमदार उदाहरण है। तो ये संघर्ष असल में असफलता का ही दूसरा नाम है, और यहीं से बात हमारे उस कॉमन थ्रेड की ओर मुड़ती है। हाँ, कि सफलता की हर बड़ी कहानी असल में एक बड़ी असफलता की भी कहानी है। बिल्कुल, हम सिर्फ नतीजा देखते हैं, उसके पीछे की चोटें और ठोकरें नहीं। जैसे अब्राहम लिंकन का जीवन तो असफलताओं की एक पूरी लिस्ट जैसा लगता है। 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हुए, 22 में चुनाव हारे, 24 में फिर बिजनेस डूबा, 26 की उम्र में अपनी प्रेमिका को खो दिया, 27 में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसके बाद भी वो लगातार चुनाव हारते रहे, कांग्रेस का, सीनेट का। लगभग हर चुनाव में उन्हें हार मिली। आज के जमाने में कोई 2-3 बार हार जाए तो राजनीति छोड़ देता है, लेकिन वो लगे रहे और आखिरकार 52 साल की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी असफलताओं को अंत नहीं माना, बल्कि एक मोड़ माना। उनके लिए हार एक डेड एंड नहीं बल्कि एक डिटूर थी। ये नजरिया ही सब कुछ बदल देता है। और फिर वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण है। उन्हें एक अखबार के संपादक ने ये कहकर नौकरी से निकाल दिया था कि उनमें कल्पना की कमी है। सोचिए, वॉल्ट डिज्नी को ये कहा गया। और सिर्फ यही नहीं, उनके शुरुआती कई कार्टून स्टूडियो दिवालिया हो गए। एक वक्त पर वो चूहों से भरे गैराज में काम कर रहे थे। और वहीं से मिक्की माउस का आइडिया आया। हाँ, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी परेशानी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। और कर्नल सैंडर्स, 65 साल की उम्र में कौन ये सब करता है? ज्यादातर लोग इस उम्र में रिटायरमेंट की सोचते हैं। और वो अपनी माँ की चिकन रेसिपी बेचने निकले थे, एक पुरानी कार और $100 के चेक के साथ। उन्हें अपना पहला हाँ सुनने से पहले 1000 से भी ज्यादा बार ना सुनना पड़ा था। 1000 बार। ये सिर्फ दृढ़ता नहीं है, ये अपने आइडिया में एक अटूट विश्वास है। और थॉमस एडिसन, 67 साल की उम्र में उनकी पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। हाँ, और उन्होंने अपने बेटे से कहा, जाओ अपनी माँ को बुला कर लाओ, उसे ऐसी आग फिर कभी देखने को नहीं मिलेगी। ये मानसिकता ही असाधारण है। बाद में उन्होंने कहा, इस आपदा में भी एक बड़ा मूल्य है। हमारी सारी गलतियां जल गईं। भगवान का शुक्र है कि हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और 3 हफ्ते बाद उन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। बिल्कुल। तो इन सभी कहानियों से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि ये लोग समस्याओं के अभाव में नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद सफल हुए। स्रोत में इसे बहुत अच्छे से कहा गया है, फेलिंग फॉरवर्ड, यानी पीछे की बजाय आगे की ओर असफल होना, हर गलती से सीखना और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आना। तो अब हम उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने शुरू में पूछा था। इन सब लोगों में वो कॉमन धागा क्या था? स्रोत हमें 4 मुख्य गुणों की ओर ले जाते हैं जो इन सभी में मौजूद थे। और इसमें सबसे पहला है तीव्र इच्छा, डिजायर। ये सिर्फ एक हल्की फुल्की ख्वाहिश नहीं है। नहीं, इसके लिए सुकरात की कहानी एकदम सटीक है। हाँ, बताइए। एक नौजवान सुकरात के पास सफलता का राज जानने आता है। सुकरात उसे अगले दिन नदी किनारे मिलने को कहते हैं। और फिर नदी में ले जाते हैं। हाँ, और जब पानी गर्दन तक आ जाता है तो सुकरात अचानक उस लड़के का सर पकड़कर पानी में डुबो देते हैं। लड़का छटपटाता है, बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन सुकरात उसे तब तक डुबोए रखते हैं जब तक वो नीला नहीं पड़ने लगता। फिर वो उसे छोड़ देते हैं। लड़का बाहर निकलकर सबसे पहले क्या करता है? हाफते हुए एक गहरी सांस लेता है। बिल्कुल। तब सुकरात उससे पूछते हैं, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? हवा। हाँ, लड़का कहता है हवा। तो सुकरात कहते हैं, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह चाहोगे जितनी बुरी तरह तुम हवा को चाहते थे, तब वो तुम्हें मिल जाएगी। तो ये इच्छा आई वांट इट वाली नहीं बल्कि आई नीड इट लाइक एयर वाली होनी चाहिए। बिल्कुल। एक चलती हुई इच्छा। जी। ये तो ही पहली बात। जी। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट। स्रोत में जीतने के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में एक बहुत बड़ा फर्क बताया गया है। अच्छा। जब आप जीतने के लिए खेलते हैं तो आप प्रेरणा से भरे होते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ हार से बचने के लिए खेलते हैं तो आप डर से खेल रहे होते हैं। ये तो मानसिकता का खेल है। जीतने वाले चुनौतियों से ऊर्जा लेते हैं। एकदम सही। और ये प्रतिबद्धता हमें तीसरे गुण पर ले आती है, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क।
इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आजकल स्मार्ट वर्क की बात भी बहुत होती है। ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के अनुसार स्मार्ट वर्क असल में हार्ड वर्क का ही नतीजा है। जब आप किसी काम की बुनियादी बातों पर हजारों घंटे की मेहनत कर लेते हैं, तब आप स्मार्टली काम करने के तरीके खोज पाते हैं। मतलब पहले मेहनत फिर स्मार्टनेस। हाँ, हेनरी फोर्ड कहते थे, आप जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं, आप उतने ही भाग्यशाली होते जाते हैं। और चौथा और आखिरी गुण जो इन सब को एक साथ बांधता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज का एक कथन है जो इस बात को बहुत अच्छे से बताता है। हाँ, वो कहते हैं, दुनिया में कोई भी चीज दृढ़ता की जगह नहीं ले सकती। प्रतिभा नहीं ले सकती। प्रतिभाशाली लेकिन असफल लोग दुनिया में भरे पड़े हैं। ये तो सच है। जीनियस नहीं ले सकता, शिक्षा नहीं ले सकती, केवल दृढ़ता और संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। वाह। तो वो कॉमन थ्रेड हमें मिल गया है। वो धागा शायद इन चारों गुणों का मिश्रण है। इच्छा वो चिंगारी है, प्रतिबद्धता उसे दिशा देती है, कड़ी मेहनत ईंधन है, और दृढ़ता वो इंजन है जो तूफान आने पर भी गाड़ी को आगे धकेलता रहता है। बहुत खूब। ये कोई एक चीज नहीं, बल्कि इन सभी का एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है। और ये गुण हम सब में कहीं ना कहीं सोए हुए हैं। ये उस खजाने की तरह है जो हमारे ही बगीचे में गड़ा है और हमें पता भी नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि सफलता एक मंजिल नहीं, एक सफर है। और इस सफर में असफलताएं हमें ईंधन देती हैं, हमें रोकती नहीं। और ये समझ सिर्फ एक शुरुआत है। इन सिद्धांतों को जानना एक बात है, लेकिन असली काम तो इन्हें अपने जीवन में लागू करने से शुरू होता है। यही अगले कदम की नींव है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत में दी गई एक आखिरी कहानी मुझे याद आती है, जो हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। कौन सी कहानी? भारत में बंदरों को पकड़ने के एक तरीके की कहानी। शिकारी एक बक्सा लेते हैं जिसमें एक छोटा सा छेद होता है। हाँ। इतना बड़ा कि बंदर सिर्फ अपना खुला हाथ अंदर डाल सके। बक्से के अंदर मेवे रख दिए जाते हैं। बंदर हाथ अंदर डालता है और मेवों को मुट्ठी में भर लेता है। लेकिन जैसे ही वो मुट्ठी बंद करता है, उसका हाथ उस छोटे छेद से बाहर नहीं निकल पाता। बिल्कुल। अब उसके पास एक सीधा सा विकल्प है, या तो वो उन मेवों को छोड़ दे और आजाद हो जाए, या उन्हें पकड़े रहे और पकड़ा जाए। और वो हर बार पकड़ा जाता है। हाँ, वो उन मुट्ठी भर मेवों को नहीं छोड़ता। वो अपनी आजादी से ज्यादा कीमत उन मेवों को देता है। यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। हम अपनी जिंदगी में किन मेवों को इतनी कस के पकड़े हुए हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? वो कौन सी आदतें, डर या पुराने विचार हैं जिन्हें हम छोड़ने को तैयार नहीं, भले ही वे हमारी सफलता के रास्ते में खड़े हों? हमारे आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही गहरी सोच से करते हैं। यहां रुकना नहीं है, क्योंकि समझना यहीं खत्म नहीं होता। जो अब तक समझा वही अगले कदम की नींव है। और आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उन दो ताकतों को जो हमारी पूरी जिंदगी को चलाती हैं। प्रेरणा यानी मोटिवेशन, और आत्मसम्मान मतलब सेल्फ एस्टीम। इन स्रोतों को पढ़ते हुए जो एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आया वो ये था कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर फिर भी वो करते नहीं हैं। सवाल ये है, आखिर क्यों? और यही क्यों आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं दोहराना नहीं है, बल्कि उस क्यों की परतों को खोलना है। हम ये देखेंगे कि हमारे एक्शन के पीछे असली ड्राइवर क्या है, और जो ज्यादा जरूरी है कि हम खुद को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि जैसा आपने कहा, आज की समझ ही कल के एक्शन की नींव बनेगी। तो चलिए इस पहेली के पहले हिस्से को उठाते हैं, प्रेरणा। हम सब जानते हैं कि मोटिवेशन क्या है, लेकिन इन लेखों में इसे एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से देखा गया है, दर्द और लाभ के तराजू पर। इसे जरा समझाइए। हाँ, ये एक बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली विचार है। इसे ऐसे समझिए, हमारा दिमाग हर पल एक हिसाब किताब कर रहा है। किसी भी काम को करने में कितनी तकलीफ होगी और उससे फ़ायदा कितना मिलेगा। जब हमारे दिमाग को ये यकीन हो जाता है कि फ़ायदा तकलीफ से कहीं ज़्यादा बड़ा है, बस वहीं से प्रेरणा का जन्म होता है। और ये फ़ायदा सिर्फ पैसा या कोई चीज़ नहीं हो सकता। ये पहचान, सम्मान, मन की शांति, कुछ भी हो सकता है। इन स्रोतों में एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो ये कि प्रेरणा के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी प्रेरणा बाहर से धक्का देती है, या तो डर से या किसी इनाम के लालच से। डर वाली प्रेरणा का एक कमाल का किस्सा है। एक कंपनी को अपने पेंशन प्लान के लिए 100% कर्मचारियों की सहमति चाहिए थी। सब मान गए सिवाय एक आदमी के, जॉन। महीनों तक बात नहीं बनी। आखिर में कंपनी के मालिक ने उसे बुलाया और सीधे कहा, जॉन,
या तो इन कागजों पर साइन करो या तुम अभी इसी वक्त नौकरी से निकाले गए। और जॉन ने तुरंत साइन कर दिया। बाद में जब उससे पूछा तो उसने मजाक में कहा, आज पहली बार किसी ने मुझे प्लान इतने साफ साफ समझाया। ये मजाक जरूर है, पर ये डर की ताकत को दिखाता है। काम तो हो जाता है और बहुत जल्दी होता है, लेकिन ये एक शॉर्टकट है जिसके नुकसान बहुत बड़े हैं। पहली बात, ये तभी तक काम करता है जब तक डर सामने हो। बॉस के कमरे से बाहर निकलते ही प्रेरणा खत्म। दूसरी बात, ये जबरदस्त तनाव पैदा करता है और सबसे अहम, ये आपके रचनात्मकता को मार देता है। डर के माहौल में कोई नए आइडिया नहीं सोचता, लोग बस उतना ही करते हैं जितने से नौकरी बची रहे। ये एक तरह से सर्वाइवल मोड है, ग्रोथ मोड नहीं। और इसका दूसरा पहलू है इनाम, यानी वो गाजर जिसके पीछे गधा भागता है। ये भी काम करता है, पर इसकी भी एक सीमा है। जैसे ही सेल्स वाले अपना कोटा पूरा कर लेते हैं, वो सुस्त पड़ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा तो वो बोनस थी जो अब मिल चुका है। बिल्कुल, जैसे ही गधे का पेट भर गया, उसे गाजर में कोई दिलचस्पी नहीं रही। तो ये दोनों ही तरीके, डर और इनाम, हमें उस असली सवाल का जवाब नहीं देते कि लोग लंबे समय तक प्रेरित क्यों नहीं रह पाते। और यहीं पर आंतरिक प्रेरणा की भूमिका आती है, जो असल में खेल बदल देती है। ये वो आग है जो अंदर से जलती है। ये किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि उस काम को करने से मिलने वाली संतुष्टि के लिए होती है। गर्व की भावना, जिम्मेदारी का एहसास, कुछ नया सीखने की खुशी, ये इसका ईंधन है। ये टिकाऊ है क्योंकि इसका रिमोट कंट्रोल बाहर किसी के हाथ में नहीं, आपके अपने अंदर है। इस अंदर की आग को समझाने वाली एक कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक लड़का था जो अपनी फुटबॉल टीम में हमेशा बेंच पर बैठा रहता था। उसे कभी खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ता था। उसके पिता दूर एक कोने में बैठकर उसे रोज घंटों प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। एक दिन टीम का फाइनल मैच था। वो लड़का सीधा कोच के पास गया और जिद करने लगा कि उसे आज खेलना है। कोच हैरान था। उसने कहा, यह फाइनल है, मैं स्कूल की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। पर लड़के की आंखों में एक अजीब सी जिद देखकर कोच ने उसे मौका दे दिया। और उस दिन मैदान पर जैसे कोई तूफान आ गया था। उस लड़के ने एक के बाद एक गोल किए और अकेले दम पर अपनी टीम को जितवा दिया। अरे वाह! मैच के बाद हैरान कोच ने उसे गले लगाया और पूछा, बेटा ये चमत्कार कैसे हुआ? मैंने तुम्हें कभी ऐसे खेलते नहीं देखा। लड़के ने जवाब दिया, कोच, आज मेरे पिता मुझे देख रहे थे। कोच ने आदत के तौर पर उस कोने में देखा जहां उसके पिता हमेशा बैठते थे, पर वो कुर्सी खाली थी। लड़के ने तब धीरे से बताया, कोच, मेरे पिता देख नहीं सकते थे, वो अंधे थे। 4 दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। आज पहली बार वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। वाह! ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है ना। ये दिखाती है कि सबसे बड़ी प्रेरणा किसी बाहरी घटना में नहीं, बल्कि उस घटना को हम जो मायने देते हैं उसमें छिपी होती है। और यहीं से एक और दिलचस्प बात निकलती है। एक ही स्रोत से 2 लोग बिल्कुल उल्टी प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे 2 भाइयों की कहानी है जिनका पिता शराबी था, घर में मारपीट करता था। एक भाई बड़ा होकर खुद शराबी बन गया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, मेरा बाप ऐसा था तो मैं और क्या बनता, मुझे तो यही माहौल मिला। और दूसरा भाई, उसका क्या हुआ? दूसरा भाई एक बेहद सफल और सम्मानित व्यवसायी बना, एक अच्छा पति और पिता। जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने कहा, मैंने अपने पिता को देखकर ही तय कर लिया था कि मुझे जिंदगी में क्या नहीं बनना है। देखिए, स्रोत एक ही था, उनका पिता, लेकिन एक ने उसे अपनी जिंदगी का बहाना बनाया और दूसरे ने अपनी जिंदगी की वजह। तो असली लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे अंदर उस कहानी से होती है जो हम खुद को सुनाते हैं। 2 भाइयों वाली ये कहानी कमाल की है। ऐसा लगता है कि प्रेरणा का स्रोत क्या था, ये उतना जरूरी नहीं था जितना ये कि उन्होंने खुद को उस स्रोत के सामने कहाँ रखा। क्या इसका मतलब ये है कि हम खुद को क्या समझते हैं, हमारी अपनी नजरों में हमारी क्या कीमत है, ये प्रेरणा से भी ज्यादा बुनियादी चीज है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं से कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है, आत्मसम्मान। अगर प्रेरणा गाड़ी का इंजन है तो आत्मसम्मान वो चैसिस है जिस पर पूरी गाड़ी टिकी है। अगर चैसिस ही कमजोर है तो बढ़िया से बढ़िया इंजन भी गाड़ी को दूर तक नहीं ले जा सकता। इसकी अहमियत समझाने के लिए एक और कहानी है। एक युवा एग्जीक्यूटिव रोज ट्रेन स्टेशन पर एक भिखारी को पेंसिलें बेचते देखता था। एक दिन उसने जल्दी में भिखारी के कटोरे में कुछ पैसे डाले और ट्रेन में चढ़ने लगा। लेकिन दरवाजा बंद होने से ठीक पहले उसे कुछ याद आया। वो वापस उतरा, भिखारी के पास गया, कुछ पेंसिलें उठाईं और कहा, माफ करना,
मैं भूल गया था, इन पेंसिलों की एक कीमत है। आखिरकार आप एक व्यवसायी है और मैं भी। 6 महीने गुजर गए। एक पार्टी में वही एग्जीक्यूटिव किसी व्यक्ति से मिला जो बहुत अच्छे सूट बूट में था। उस आदमी ने एग्जीक्यूटिव को पहचान लिया और कहा, शायद आपको मैं याद ना हूं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। उस दिन आपने मुझे सिर्फ पेंसिलें नहीं लौटाई थी, आपने मुझे मेरा खोया हुआ स्वाभिमान लौटा दिया था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं अब भिखारी नहीं, एक व्यवसायी की तरह जीऊंगा। ये कहानी आत्मसम्मान के काम करने का सबसे सटीक उदाहरण है। ये हमारी खुद के बारे में राय है। स्रोतों में कद्दू का एक और उदाहरण है। एक किसान एक छोटे से कद्दू को, जब वो बेल पर ही लगा होता है, एक कांच के जार के अंदर डाल देता है। कद्दू बढ़ता तो है, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना जार का आकार उसे इजाजत देता है। वो जार की सीमाओं को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता। हम इंसान भी ठीक ऐसे ही हैं। हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी अपनी आत्म अवधारणा के जार से आगे प्रदर्शन नहीं कर सकते। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जार अक्सर हम खुद अपनी सीमित सोच से अपने चारों ओर बना लेते हैं। और जब ये जार बहुत छोटा होता है, यानी जब आत्मसम्मान कम होता है, तो इसके लक्षण हमें अपने आसपास साफ दिखते हैं। जैसे दूसरों में हमेशा नुक्स निकालना, हर नाकामी के लिए बहाने बनाना, हर छोटी मोटी बात को दिल पर ले लेना। एक मजेदार कहानी है एक एग्जीक्यूटिव की जो नए ऑफिस में बहुत व्यस्त होने का नाटक कर रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने फोन उठाया और जोर जोर से बात करने लगा, जैसे कोई करोड़ों की डील कर रहा हो। कुछ देर बाद उसने फोन रखकर आगंतुक से पूछा, हाँ बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। उस आदमी ने शांति से जवाब दिया, सर मैं आपका फोन कनेक्ट करने आया हूं। ईमानदारी से कहूं तो हम सब ने कभी ना कभी इसका कोई छोटा मोटा वर्जन तो किया ही है। वो थोड़ा सा दिखावा कि हम कितने जरूरी हैं। बिल्कुल, ये असुरक्षा से ही आता है। लेकिन सवाल ये है कि असुरक्षा, ये कम आत्मसम्मान आता कहाँ से है? इसके कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला और सबसे आम है नकारात्मक आत्मचर्चा, यानी नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब हम बार बार खुद से कहते हैं मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, या अरे मैं तो मैथ्स में हमेशा से खराब थी, तो हम अनजाने में अपने दिमाग को उसी जार में बंद करने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ये छोटे छोटे वाक्य हमारी सच्चाई बन जाते हैं। और दूसरा बड़ा कारण हमारा माहौल, खासकर हमारी परवरिश है। हाँ, इसमें माता पिता की भूमिका बहुत बड़ी है। एक कविता का जिक्र है, नन्ही आंखें तुम पर हैं। इसका सार ये है कि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं, बल्कि वो सीखते हैं जो हम खुद करते हैं। हमारी आदतें, हमारा डर, हमारा आत्मविश्वास, सब कुछ वो सोख रहे होते हैं। और तीसरा कारण है अनुशासन की कमी, जिसे हम अक्सर सजा मान लेते हैं। लेकिन यहाँ अनुशासन का मतलब है प्यार भरी दृढ़ता। जैसे एक जिराफ का बच्चा पैदा होते ही गिर जाता है, तो माँ उसे तब तक लात मारती है जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। ये क्रूरता नहीं है, ये उसे जंगल के खतरों के लिए तैयार करने का तरीका है। ये प्यार का वो रूप है जो उसे मजबूत बनाता है, निर्भर नहीं। तो अगर समस्या की जड़ें इतनी गहरी हैं, तो समाधान क्या है? कोई अपना आत्मसम्मान कैसे बना सकता है या उसे वापस पा सकता है? इसे बड़ी तस्वीर से देखें तो ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। ये अपने आप नहीं होता, कुछ ठोस कदम हैं। पहला, जिम्मेदारी स्वीकार करना। दूसरों को या हालात को दोष देना बंद करना। जिम्मेदारी स्वीकार करने का मतलब सिर्फ मेरी गलती है कहना नहीं है। इसका एक छोटा रोज का अभ्यास हो सकता है। जब कोई काम बिगड़े तो सबसे पहले खुद से पूछें, इसमें वो एक कौन सी चीज थी जिसे मैं अलग तरीके से कर सकता था। ये सवाल आपको दोष देने की आदत से हटाकर समाधान की ओर ले जाता है। और दूसरा कदम है अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। बिल्कुल, जैसे एक संत की कहानी है जिन्हें एक आदमी सड़क पर रोककर गालियां दे रहा था। संत चुपचाप सुनते रहे। जब वो आदमी बोल बोलकर थक गया तो संत ने उससे बड़ी विनम्रता से पूछा, भाई, अगर कोई तुम्हें कोई भेंट दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वो भेंट किसकी हुई? उस आदमी ने कहा, देने वाले की। संत ने कहा, मैं तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करने से इनकार करती हूँ। उन्होंने अपनी शांति का नियंत्रण उस बाहरी व्यक्ति के हाथ में नहीं दिया। प्रोसेस करना भी जरूरी नहीं होता। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को नजरअंदाज करना नहीं है, फर्क समझना होगा। संत ने उस आदमी के गुस्से और अपमान को स्वीकार करने से मना किया, उसके फीडबैक को नहीं। अगर कोई आपको आकर बताए कि आपके काम में क्या सुधार हो सकता है, तो उसे सुनना बुद्धिमानी है।
लेकिन अगर कोई सिर्फ अपना जहर आप पर उंडेल रहा है तो जहर को स्वीकार न करने का चुनाव आपका अधिकार है। और तीसरा उपाय तो और भी दिलचस्प है, बुद्धिमान अज्ञानता सीखना। हाँ, और भौरे वाली कहानी हम सबने शायद सुनी होगी। एरोडायनामिक्स के नियमों के हिसाब से भौरे के शरीर के वजन और उसके पंखों के आकार को देखते हुए उसका उड़ना असंभव है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि भौरे को ये नहीं पता, ज्यादा गहरी बात यह है कि उसे विशेषज्ञों की राय नहीं पता, वो बस उड़ता है। बुद्धिमान अज्ञानता का मतलब बेवकूफ बनना नहीं है, इसका मतलब है ये जानना कि कब अपनी ही ज्ञान और दूसरों की राय पर सवाल उठाना है। कभी कभी हमारी शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा पिंजरा बन जाती है, जो हमें बताती है कि क्या संभव है और क्या नहीं। तो आज की इस चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि प्रेरणा वो आग है जिसे लगातार जलाए रखने की जरूरत है, और इसका सबसे अच्छा ईंधन बाहर से नहीं हमारे अंदर के विश्वासों से आता है। और आत्मसम्मान वो नींव है जिस पर हमारी सफलता, खुशी और रिश्तों की पूरी इमारत खड़ी होती है। और ये सब हमारी शुरुआती बात पर वापस आता है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक सफर है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था, जो अब तक समझा वही अगले कदम की नींव है। हर बार जब हम अपनी प्रेरणा के स्रोत को समझते हैं या अपने आत्मसम्मान को थोड़ा और मजबूत करते हैं, तो हम विकास के अगले चरण के लिए एक और ईंट रख देते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जाने से पहले एक विचार छोड़ जाती हूँ। सामग्री में एक बहुत गहरी चेतावनी दी गई है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत भी अगर हद से ज्यादा इस्तेमाल की जाए तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। जैसे एक बहुत अच्छा बोलने वाला सेल्समैन शायद इतना ज्यादा बोल जाए कि बनी बनाई डील खराब कर दें। सोचने वाली बात यह है कि किसी की अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी ताकत है जिसे अगर जागरूकता के साथ संभाला ना जाए तो वही उसकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। जॉन रॉकफेलर ने एक बार कहा था, मैं लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता के लिए सूरज के नीचे किसी भी अन्य क्षमता से अधिक भुगतान करूंगा। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, और आज भी ये उतनी ही सच लगती है। अक्सर हम सोचते हैं कि बिजनेस में या जीवन में भी जो समस्याएं हैं वो बाहरी हैं, मतलब बाजार, हालात, तकनीक। बिल्कुल। पर ये स्रोत एक बड़ा दिलचस्प दावा करता है। वो कहता है कि असल में कोई बिजनेस प्रॉब्लम होती ही नहीं, सिर्फ लोगों से जुड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, और आज हम इसी कला की कह सकते हैं कि गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। एक ऐसा व्यक्तित्व कैसे बनाया जाए जो चुंबकीय हो, प्रभावी हो। हमारे पास पारस्परिक कौशल पर काफी अच्छी जानकारी है, और हमारा मिशन ये समझना है कि क्यों एक जैसी योग्यता और मेहनत के बावजूद कुछ लोग रिश्तों में सफल होते हैं और कुछ नहीं हो पाते। हाँ, और इसका जवाब शायद हमारे अंदर ही कहीं छिपा है। बिल्कुल। और देखें, स्रोत की सबसे पहली और जरूरी बात यही है कि ये कोई जन्म से मिला गुण नहीं है, जिसे हम करिश्मा कहते हैं या आकर्षण कहते हैं। वो कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सीखा हुआ कौशल है। अच्छा। हाँ, ये किसी के चलने के ढंग में, बात करने के लहजे में, उसके आत्मविश्वास में झलकता है। इसे पहचाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और सबसे अच्छी बात, इसे विकसित भी किया जा सकता है। तो आज की हमारी बातचीत इसी विकास की प्रक्रिया को समझने पर होगी। हाँ, और ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। और जैसा कि हम मानते हैं, यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि समझना यहीं खत्म नहीं होता। जो अब तक समझा वही अगले कदम की नींव है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे विचार से होती है कि हमारी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो है, बल्कि वैसी है जैसे हम हैं। हाँ, इसमें जीवन एक गूंज है वाली कहानी का जिक्र है, जहाँ एक बच्चा घाटी में चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और उसे वही आवाज लौट कर आती है। हाँ, और जब उसकी माँ उसे कहती है कि अब चिल्लाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो गूंज भी वही दोहराती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। अच्छा। स्रोत में एक और कहानी है उस बुद्धिमान व्यक्ति की जो गांव के बाहर बैठा है। एक यात्री आता है, पूछता है कि इस गांव के लोग कैसे हैं। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति उससे पलटकर पूछता है, तुम्हारे पुराने गांव के लोग कैसे थे? यात्री कहता है, बहुत मतलबी और बुरे। तो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, तुम्हें यहां भी वैसे ही लोग मिलेंगे। और फिर दूसरा यात्री आता है जो अपने गांव के लोगों को अच्छा बताता है, और उसे जवाब मिलता है कि यहाँ भी तुम्हें अच्छे लोग ही मिलेंगे। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात तो नहीं हुई, ये हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह से मनोविज्ञान का कन्फर्मेशन बायस है।
हम दुनिया को एक खुली किताब की तरह नहीं देखते। हम पहले से एक धारणा बना लेते हैं और फिर हम उन सबूतों को खोजते हैं जो हमारी उस धारणा को सही साबित करें। मतलब हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर हम मानते हैं कि लोग मतलबी हैं, तो हम उनके उस व्यवहार पर ज्यादा ध्यान देंगे जो मतलबी है, और उनकी अच्छाई को शायद नजरअंदाज कर देंगे। तो जीवन सच में एक गूंज है। हमारा अपना नजरिया ही हमारी हकीकत बन जाता है। अगर हमारी सोच ही सब कुछ तय करती है, तो फिर रिश्तों की दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जिसे हम अपनी सोच और व्यवहार से बना या बिगाड़ सकते हैं? स्रोत इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो है भरोसा। भरोसा? हाँ, भरोसे को रिश्तों के बैंक खाते की मुद्रा कहा गया है। आप जितना जमा करते हैं, रिश्ता उतना अमीर होता जाता है। और ये बनता कैसे है? ये बनता है कई चीजों से। विश्वसनीयता, सम्मान, निष्पक्षता। लेकिन इन सब की नींव में है सत्यनिष्ठा, मतलब इंटेग्रिटी। इसका सरल मतलब है आपके विचारों, शब्दों और कर्मों में एकरूपता। जो आप सोचते हैं वही कहते हैं और वही करते हैं। बिल्कुल। इसीलिए कहा गया है कि प्यार से बड़ा सम्मान भरोसा है, क्योंकि हम शायद किसी से प्यार कर लें, पर जरूरी नहीं है कि उस पर भरोसा भी कर सकें। और भरोसे का सीधा संबंध तो ईमानदारी से है, पर कई बार हम अनजाने में भी तो बेईमान हो सकते हैं ना। इस पर स्रोत में एक किसान और बेकर की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। हाँ, ये कहानी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक बेकर रोज एक किसान से 1 पाउंड मक्खन खरीदता था। एक दिन उसे शक हुआ, उसने मक्खन तौला तो कम निकला। अच्छा। मामला अदालत पहुंच गया। जज ने किसान से पूछा कि भाई तुम मक्खन कैसे तोलते हो? तो किसान ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरे पास तौलने के लिए बाट तो नहीं है, पर एक तराजू है। मैं रोज इस बेकर से 1 पाउंड ब्रेड खरीदता हूँ और उसी ब्रेड को तराजू के एक पलड़े पर रखकर दूसरे पलड़े पर उतना ही मक्खन तौलकर उसे दे देता हूँ। अरे वाह, मतलब गलती तो बेकर की ही थी। हाँ, जो खुद कम वजन की ब्रेड दे रहा था। ये कहानी सिर्फ जैसा करोगे वैसा भरोगे तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। बिल्कुल। ये हमें संगठनात्मक संस्कृति, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में सिखाती है। सोचिए, एक सिस्टम में जहां पारदर्शिता की कमी है, वहां हर कोई अनजाने में एक दूसरे को धोखा दे रहा होता है, ये सोचते हुए कि वो खुद ईमानदार है। सही बात है। किसान को लग रहा था कि वो सही मक्खन दे रहा है, बेकर को लग रहा था कि उसे धोखा मिल रहा है। असल में समस्या सिस्टम में थी। भरोसा तब टूटता है जब सिस्टम में सच्चाई की कमी हो। और सच्चाई को तोड़ने के और भी सटल, मतलब महीन तरीके होते हैं। हाँ, जैसे कप्तान और नाविक की लॉगबुक वाली कहानी। हाँ, वो बताइए जरा। वो दिखाता है कि आप सच बोलकर भी कैसे झूठ बोल सकते हैं। एक नाविक नशे में था। उसने लॉगबुक में लिखा, कप्तान आज रात नशे में था। यह सच था, कप्तान उसे हटा नहीं सका। पर अगली रात कप्तान ने लिखा, नाविक आज रात नशे में नहीं था। अब यह भी सच था, लेकिन इसका छिपा हुआ मतलब यह था कि नाविक बाकी हर रात नशे में रहता है। ओह, ये तो सच का हथियार की तरह इस्तेमाल करना हुआ। बिल्कुल। और ये खुले झूठ से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये धीरे धीरे विश्वसनीयता को खत्म कर देता है। और भरोसे को तोड़ने का सबसे तेज तरीका शायद हमारे शब्द है। स्रोत में एक बहुत मार्मिक कहानी है उस किसान की जो अपने पड़ोसी के बारे में अफवाह फैलाता है। हाँ। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो एक उपदेशक के पास जाता है। उपदेशक उसे पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच खाली करने को कहता है। ठीक है। किसान वैसा ही करता है। फिर उपदेशक कहता है, अब जाओ और सारे पंख वापस इकट्ठा करके लाओ। ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल, पंख तो हवा में हर तरफ उड़ चुके होते हैं। तब उपदेशक समझाता है, तुम्हारे शब्दों के साथ भी यही हुआ है। एक बार मुंह से निकलने के बाद तुम उन्हें वापस नहीं ले सकते, और ना ही उनके फैलाए नुकसान को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। इसे बिल्कुल सही है। शब्दों की यही ताकत एक आम बातचीत को एक जहरीली बहस में बदल सकती है। सही कहा। और इसीलिए स्रोत कहता है कि बहस जीतने का सबसे अच्छा तरीका है उससे बचना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, लगता तो है। पर सोचिए, अगर आप बहस जीत भी गए, लेकिन एक दोस्त, एक ग्राहक या एक रिश्ता खो दिया, तो क्या ये सच में जीत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां लेखक बहस और चर्चा के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा खींचता है। बहस गर्मी पैदा करती है, चर्चा रोशनी। बहस में मकसद होता है ये साबित करना कि कौन सही है, और चर्चा में ये जानना कि क्या सही है। एग्जैक्टली। बहस बंद दिमाग और अहंकार से आती है, जबकि चर्चा खुले दिमाग और कह सकते हैं जिज्ञासा से। लेकिन एक सवाल है, क्या हमेशा बहस से बचना व्यवहारिक है? मतलब कभी कभी तो अपनी बात पर मजबूती से खड़ा होना भी जरूरी होता है, खासकर जब आप सही हो। आपका सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, स्रोत का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बात रखना छोड़ दें। अच्छा। इसका मतलब है कि आप लड़ाई का तरीका चुनें,
क्या आप दूसरे को गलत साबित करके खुद को सही साबित करना चाहते हैं, या आप एक समाधान तक पहुंचना चाहते हैं? ये एक बड़ा फर्क है। जैसे किसी को कैसा महसूस होता है जब कोई उनकी बात सुनने के बजाय बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो या बीच में ही टोक दे? बहुत बुरा। जब किसी को ध्यान से नहीं सुना जाता तो उसे लगता है कि वो महत्वहीन है, उसकी राय की कोई कीमत नहीं है। वो खुद को छोटा और उपेक्षित महसूस करता है। बिल्कुल। और इसके विपरीत जब कोई सच में आपकी बात सुनता है, सिर हिलाकर, सवाल पूछकर, तो आपको महत्वपूर्ण महसूस होता है। इसीलिए स्रोत कहता है कि एक खुला कान ही एक खुले दिल का सबसे भरोसेमंद संकेत है। वाओ, एक खुला कान ही एक खुले दिल का संकेत है। और शायद सुनने में सबसे बड़ी रुकावट हमारा अपना अहंकार, ईगो है। हाँ, सकारात्मक संबंध बनाने में इसे सबसे बड़ी बाधा माना गया है। पर ये अहंकार और गर्व मतलब प्राइड में एक बहुत जरूरी अंतर भी बताता है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अहंकार को बाहरी सत्यापन की जरूरत से जोड़ा गया है। मतलब जब आपको अपनी कीमत साबित करने के लिए दूसरों की तारीफ चाहिए। ओके। ये एक नकारात्मक गर्व है जो घमंड में बदल जाता है। दूसरी तरफ स्वस्थ गर्व वो अंदर से आता है। आपको अपनी उपलब्धियों के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। स्रोत के शब्दों में अहंकार से सिर सूज जाता है, जबकि गर्व से दिल भर जाता है। सूजा हुआ सिर हमेशा दर्द देता है, जबकि एक भरा हुआ दिल विनम्रता लाता है। इसी तरह की एक महीन रेखा स्वार्थ, सेल्फिशनेस और स्वहित, सेल्फ इंटरेस्ट के बीच भी खींची गई है। हाँ, और अक्सर हम इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। बिल्कुल। स्वार्थ एक हार जीत की मानसिकता है। मुझे जीतने के लिए तुम्हारा हारना जरूरी है, ये नकारात्मक है। जबकि स्वहित एक जीत जीत की मानसिकता में विश्वास करता है, ये सकारात्मक है। मतलब अपने लिए अच्छा जीवन चाहना स्वहित है। हाँ। और इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं, जब तक कि ये दूसरों की कीमत पर ना हो। एक सफल व्यक्ति अपने हितों का ध्यान रखता है, लेकिन एक स्वार्थी व्यक्ति वो सिर्फ अपने हितों का ध्यान रखता है। नकारात्मकता का एक और दिलचस्प रूप है ईर्ष्या। इसके लिए स्रोत केकड़ा मानसिकता यानी क्रैब मेंटालिटी का उदाहरण देता है। ये क्या है? ये एक बहुत ही अजीब और आत्मविनाशकारी व्यवहार है। कहानी ये है कि जब केकड़ों को एक टोकरी में रखा जाता है तो कोई भी एक केकड़ा आसानी से बाहर चढ़कर निकल सकता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही एक केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बाकी केकड़े उससे नीचे खींच लेते हैं। ओह। अंत में कोई भी बाहर नहीं निकल पाता और सभी का एक ही हश्र होता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति की सोच होती है, अगर ये मुझे नहीं मिल सकता तो मैं इसे किसी और को भी नहीं लेने दूंगा। मतलब वो ये नहीं समझते कि दूसरे की सफलता उनकी अपनी सफलता को कम नहीं करती। बिल्कुल। वे ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही दूसरों को बढ़ने देते हैं। बल्कि अंदर से शुरू होती है। हमारी अपनी सोच, हमारा नजरिया वही तय करता है कि दुनिया हमें कैसे देखेगी। बिल्कुल। और उस बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए भरोसे और ईमानदारी की मजबूत नींव चाहिए। हाँ, और फिर इस नींव पर हम बातचीत की कला से रिश्ते बनाते हैं, जिसमें सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि गहराई से सुनना भी शामिल है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें अपने अंदर के दुश्मनों से भी लड़ना पड़ता है। अहंकार, स्वार्थ और ईर्ष्या। बिल्कुल। और जैसा आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ कुछ कदम सीखने की बात नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है। जो अब तक समझा वही अगले कदम की नींव है। सही कहा। यह एक सतत आत्म-मूल्यांकन और सुधार की यात्रा है। और इसी से जुड़ा स्रोत का अंतिम विचार शायद सबसे शक्तिशाली है। जॉर्ज वॉशिंगटन की कहानी। एक बार उन्होंने कुछ सैनिकों को एक बहुत भारी लट्ठे को उठाने के लिए संघर्ष करते देखा। उनका लीडर, एक कॉर्पोरल, बस किनारे खड़ा चिल्ला रहा था, और जोर लगाओ। वॉशिंगटन ने उससे पूछा कि वो खुद मदद क्यों नहीं कर रहा। कॉर्पोरल ने अकड़कर जवाब दिया, सर मैं कॉर्पोरल हूं, मैं सिर्फ आदेश देता हूं। ये सुनकर वॉशिंगटन, जो उस समय अमेरिकी सेना के कमांडर इन चीफ थे, वो चुपचाप अपने घोड़े से उतरे, सैनिकों के साथ मिलकर लट्ठा उठवाया और फिर उस कॉर्पोरल की तरफ मुड़कर शांति से कहा, मिस्टर कॉर्पोरल, अगली बार जब तुम्हारे पास ऐसा कोई काम हो तो अपने कमांडर इन चीफ को बुला लेना। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। अगर देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सेवा करने में विनम्रता दिखा सकता है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दफ्तरों में कितनी बार वो कॉर्पोरल बन जाते हैं। सही बात है, जो सिर्फ आदेश देता है। जबकि हम हाथ बढ़ाकर एक रिश्ता बना सकते थे। हम सुधार के किन मौकों को सिर्फ इसलिए गवा रहे हैं
क्योंकि हम अपनी पदवी या अहंकार को आगे रखते हैं? ये सवाल शायद आज की चर्चा का सबसे जरूरी टेकअवे है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार से करते हैं। यहाँ रुकना नहीं है, क्योंकि समझना यही खत्म नहीं होता। जो अब तक समझा वही अगले कदम की नींव है। और आज हम इसी नींव की बात करने वाले हैं ना। बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में मतलब बहुत गहराई तक जाते हैं। हाँ। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आदतें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारे गोल्स, ये तीनों मिलकर हमारी जिंदगी की कहानी असल में लिखते कैसे हैं। बिल्कुल। आज का मिशन है उन अदृश्य धागों को देखना जो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को एक तरह से कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये ऑटोमेटिक बिहेवियर्स बनते कैसे हैं। और सबसे जरूरी, क्या हम इन्हें कॉन्शियसली बदलकर अपने मनचाहे भविष्य की तरफ मोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आदतों और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की छिपी हुई ताकत से। सोर्सेज में एक लाइन है जो मतलब बहुत ही कमाल की है। बताइए। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट। हाँ, ये तो सुना है। पर असली बात आगे है, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बिल्कुल सही चीज का अभ्यास। ये बात सोचने वाली है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम बार बार कोई चीज गलत तरीके से करते हैं तो हम उस गलती को करने में परफेक्ट हो जाते हैं। हाँ, और फिर वो गलती हमारी आदत बन जाती है, अपने आप होने लगती है। एग्जैक्टली। और यहीं पर मोटिवेशन, डिसिप्लिन और हैबिट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा। मोटिवेशन हमें किसी काम को शुरू करने का एक तरह से स्पार्क देता है। डिसिप्लिन हमें तब भी उस काम को करने पर मजबूर करता है जब मन नहीं होता। लेकिन हैबिट, आदत, उस काम को ऑटोमेटिक बना देती है। आपको सोचना ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। अच्छी आदतें डालना खेत जोतने जैसा है। इसमें वक्त लगता है और ये अंदर से डेवलप होती है। और ये आदतें अच्छी हों या बुरी, अक्सर कंडीशनिंग का नतीजा होती हैं। हाँ। मुझे सोर्सेज में दी गई वो हाथी वाली कहानी याद आ रही है। वो इतनी सिंपल है पर इतनी पावरफुल। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है, एक ताकतवर हाथी। उसे बचपन में एक मोटी जंजीर से एक मजबूत पेड़ से बांध दिया जाता है। राइट। वो बच्चा हाथी पूरी ताकत लगाता है, दिन रात जंजीर खींचता है, पर खुद को छुड़ा नहीं पाता। राइट। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये जंजीर उससे ज्यादा ताकतवर है। हाँ, और फिर असली खेल तब शुरू होता है जब वो हाथी बड़ा और विशाल हो जाता है। अब उसे बस एक पतली रस्सी से बांधा जाता है, जिसे वो चाहे तो एक हल्के से झटके में तोड़ दे। पर वो कोशिश भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि बचपन की वो कंडीशनिंग, वो मेंटल ब्लॉक, हाँ, वो आज भी उसके दिमाग में है। उसकी फिजिकल पावर तो बढ़ गई, पर उसकी मेंटल बाउंड्री वहीं की वहीं रह गई। और हम सब कहीं ना कहीं उस हाथी की तरह ही हैं। सही बात है। हम जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो टीवी शोज देखते हैं, वो सब हमें कंडीशन कर रहे होते हैं। कंप्यूटर की दुनिया में एक सिद्धांत है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। और इसे हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के जरिए अच्छे से समझा जा सकता है। कॉन्शियस माइंड यानी हमारा चेतन मन, वो ड्राइवर की तरह है जो सोच सकता है, तर्क कर सकता है, फैसले ले सकता है। बिल्कुल। लेकिन असली पावर गाड़ी के इंजन में होती है, और वो इंजन है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। उसके पास तर्क करने की क्षमता नहीं है। वो बस ड्राइवर से मिले कमांड को एक्सेप्ट करता है और पूरी ताकत से उस दिशा में चल पड़ता है, बिना ये सवाल किए कि दिशा सही है या गलत। हाँ। तो इसका मतलब है कि अगर ड्राइवर यानी हमारा कॉन्शियस माइंड जी। बार बार ये सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता, तो वो अनजाने में अपने सबकॉन्शियस इंजन को यही कमांड दे रहा है। बिल्कुल। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को एक बगीचे की तरह बताया गया है। बगीचे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें क्या बो रहे हैं, फूलों के बीज या जहरीली जंगली घास, वो पूरी तरह न्यूट्रल है। आप जो बोएंगे वो उसे उगा देगा। हाँ, अगर आप कॉन्शियसली अच्छे विचारों के बीज बोएंगे और उनकी देखभाल करेंगे तो आपको एक खूबसूरत बगीचा मिलेगा। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जंगली घास अपने आप उग जाएगी। सही बात है। उसे उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और कमाल की बात यह है, सोर्सेज कहते हैं कि अच्छे बीज बोने के बाद भी आपको जंगली घास को लगातार साफ करते रहना पड़ता है। नेगेटिव विचार अपने आप आते रहते हैं, उन्हें हटाना एक कॉन्शियस एफर्ट है। बिल्कुल। और कोई भी नया बीज बोने, मतलब कोई भी नई आदत बनाने के 4 स्टेजेस होते हैं। अच्छा, वो साइकिल वाले उदाहरण से समझते हैं, वो बहुत रिलेटेबल है। हाँ, पहला स्टेज है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं। हाँ, हमें पता ही नहीं होता कि साइकिल क्या है और उसे कैसे चलाते हैं, यानी हम ये भी नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता। फिर आता है दूसरा स्टेज, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस।
हम थोड़े बड़े होते हैं, दूसरे बच्चों को साइकिल चलाते देखते हैं। अब हमें पता चल गया है कि साइकिल चलाई जा सकती है, लेकिन हम खुद नहीं चला सकते। अब हम अपनी अक्षमता के बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं। और ज्यादातर लोग नई स्किल सीखने की कोशिश यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि ये स्टेज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। ये बात तो है, लेकिन अगर हम लगे रहते हैं तो हम तीसरे स्टेज में पहुंचते हैं, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब हम साइकिल चलाना सीख गए हैं, लेकिन हमें हर मूवमेंट पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। पेडल, बैलेंस, हैंडल, ब्रेक, सब कुछ एक कॉन्शियस एफर्ट है। चला तो लेते हैं, पर इसमें बहुत मेंटल एनर्जी लगती है। और आखिर में हजारों घंटों के प्रैक्टिस के बाद आता है चौथा स्टेज, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब साइकिल चलाना ऑटोमेटिक हो गया है। ये हमारी सेकंड नेचर है। हम फोन पर बात करते हुए, गाना गुनगुनाते हुए भी साइकिल चला सकते हैं। हमें सोचना नहीं पड़ता। और लक्ष्य यही है कि अपनी हर अच्छी आदत को इसी चौथे स्टेज तक लाना है, जहां वो एफर्टलेस हो जाए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आदतें हमारी गाड़ी का ऑटोमेटिक इंजन है, पर सवाल यह है कि ये गाड़ी जा कहाँ रही है। अगर डेस्टिनेशन ही तय नहीं है तो ऑटोमेटिक गाड़ी भी हमें कहीं नहीं पहुंचाएगी, और यहीं पर गोल्स का आइडिया आता है। वो कहानी है ना सोर्सेज में। हाँ, एक आदमी चौराहे पर खड़े एक बुजुर्ग से पूछता है, ये सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी? और वो बुजुर्ग उससे पलटकर एक सवाल पूछते हैं, तुम जाना कहाँ चाहते हो? आदमी कहता है, मुझे नहीं पता। इस पर बुजुर्ग का जवाब था, तो फिर कोई भी सड़क पकड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? कितनी गहरी बात है। बिना मंजिल के मेहनत और उत्साह भी बेकार हो जाते हैं। और यही सपनों और लक्ष्यों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है ना? सपने तो बस इच्छाएं हैं। बिल्कुल, सपने तब तक धुंधले रहते हैं जब तक उन पर एक्शन प्लान और डेडलाइन की मोहर न लग जाए। अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। और एक एक्शन प्लान। हाँ, दिशा, समर्पण, अनुशासन और समय सीमा, ये चीजें एक इच्छा को एक लक्ष्य में बदल देती हैं। तो फिर ज्यादातर लोग लक्ष्य बनाते क्यों नहीं? सोर्सेज में इसके कई कारण दिए गए हैं, जैसे असफलता का डर। लोग सोचते हैं कि अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। पर वो ये नहीं समझते कि बिना लक्ष्य के जीना ही अपने आप में एक तरह की असफलता है। सही कहा। एक और बड़ा कारण है सीमित सोच। वो मछुआरे वाली कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, वो जिसमें एक मछुआरा था जो जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता उसे वापस नदी में फेंक देता था। वो सिर्फ छोटी मछलियां ही अपने पास रखता था। और जब किसी ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता है, तो उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास तलने के लिए सिर्फ एक छोटा सा फ्राइंग पैन है। ये कहानी सुनकर हंसी भी आती है और दुख भी होता है। हम में से कितने लोग जिंदगी में बड़े मौके सिर्फ इसलिए गवा देते हैं क्योंकि हम एक छोटा फ्राइंग पैन यानी छोटी सोच लेकर घूम रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए लक्ष्यों को स्मार्ट बनाने की बात कही जाती है। हाँ, ये एक्रोनिम बहुत मदद करता है। एस का मतलब है स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। मुझे फिट होना है, ये एक इच्छा है। लेकिन मैं अगले 90 दिनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, ये एक स्पेसिफिक लक्ष्य है। एम है मेजरेबल यानी जिसे मापा जा सके। 5 किलो एक ऐसी संख्या है जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं। और जिसे माप नहीं सकते उसे हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल। ए है अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य। लक्ष्य चैलेंजिंग होना चाहिए पर इतना भी मुश्किल नहीं कि आप शुरू करने से पहले ही हार मान लें। आर है रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी। 90 दिन में 5 किलो वजन कम करना रियलिस्टिक है, पर 10 दिन में 20 किलो कम करना अनरियलिस्टिक है, और उससे सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। सही। और आखिर में टी यानी टाइम बाउंड। हाँ, लक्ष्य को पूरा करने की एक डेडलाइन होनी चाहिए, जैसे 90 दिन। ये डेडलाइन हमें टाल मटोल करने से रोकती है और अर्जेंसी पैदा करती है। लेकिन सिर्फ स्मार्ट गोल्स बना लेना ही काफी नहीं है। सोर्सेज में जिंदगी को एक पहिए की तरह बताया गया है, जिसमें 6 तीलियां हैं। पारिवारिक, वित्तीय, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। अगर एक भी तीली छोटी या बड़ी हो तो जिंदगी की गाड़ी डगमगाने लगती है। संतुलन बहुत जरूरी है। और इस संतुलन की कमी का एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण दिया गया है। वो 1923 वाला। हाँ, दुनिया के 8 सबसे अमीर और शक्तिशाली लोग एक साथ मिले थे। उनकी कुल संपत्ति उस वक्त की अमेरिकी सरकार के बजट से भी ज्यादा थी। ये लोग पैसा बनाने में जीनियस थे। लेकिन 25 साल बाद उनका क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। एक दिवालिया होकर मरा, एक पागल हो गया, एक जेल चला गया और 3 ने आत्महत्या कर ली। ये सब लोग पैसा कमाना तो जानते थे, पर शायद जीना कैसे है ये भूल गए थे। ये हमें सिखाता है कि हमें 2 तरह की शिक्षा की जरूरत है। एक जो हमें लिविंग बनाना सिखाए और दूसरी जो हमें लाइफ जीना सिखाए। सिर्फ एक ही तीली को मजबूत करने से पहिया घूमता नहीं,
टूट जाता है। और सिर्फ एक्टिव रहना भी काफी नहीं है। वो प्रोसेशनरी कैटरपिलर्स वाला एक्सपेरिमेंट, वो तो दिमाग हिला देने वाला है। हाँ, ये कैटरपिलर हमेशा एक लाइन में अपने आगे वाले के पीछे पीछे चलते हैं। एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि उन्हें गमले के किनारे पर एक सर्कल में लगा दिया। पहली कैटरपिलर आखिरी वाली के ठीक पीछे आ गई और बीच में उनका पसंदीदा खाना रख दिया। हाँ, उनसे बस कुछ इंच की दूरी पर। और वो कैटरपिलर गोल गोल घूमते रहे एक दूसरे के पीछे लगातार 7 दिनों तक। वो खाने से बस कुछ इंच दूर थे, पर अपनी आदत के इतने गुलाम थे कि उन्होंने लाइन तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। आखिरकार वो सब के सब भूख और थकावट से मर गए। ये कहानी बताती है कि एक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू अकॉम्प्लिशमेंट। बिल्कुल, सिर्फ बिजी रहना और गोल गोल घूमना काफी नहीं है, सही दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। ओके, तो ये सब थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है, अपनी आदतों को समझो, स्मार्ट गोल्स बनाओ, लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा तो फॉलो थ्रू का है। हाँ, हम इस जानने और करने के बीच के गैप को कैसे भरें? यहीं पर सोर्सेस एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक की बात करते हैं, ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव। ये बेसिकली प्रेजेंट टेंस में दिए गए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं। जैसे, मैं शांत बनूंगा नहीं, बल्कि मैं शांत और एकाग्र हूं, या मैं आत्मविश्वास से भरा हूं। इसे प्रेजेंट टेंस में बोलना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा दिमाग, खास तौर पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक असली अनुभव और एक बहुत ही विविड काल्पनिक अनुभव के बीच फर्क नहीं कर सकता। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है? हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है जब माता पिता का बच्चा देर रात तक घर नहीं लौटता तो वो उसके बारे में बुरा बुरा सोचने लगते हैं, भले ही वो बच्चा किसी दोस्त के घर पार्टी में मजे कर रहा हो और पूरी तरह से सेफ हो। बिल्कुल। लेकिन माता पिता के शरीर में क्या होता है? उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तनाव के सारे लक्षण दिखने लगते हैं। उनके शरीर के लिए वो काल्पनिक खतरा भी उतना ही असली होता है। एग्जैक्टली। शरीर की प्रतिक्रिया दोनों ही मामलों में एक जैसी होती है। इसीलिए ऑटो सजेशंस को पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि हमारा मन तस्वीरों में सोचता है। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं एक गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? गुलाबी आती ही आएगा। क्योंकि हमारा दिमाग मत या नहीं जैसे शब्दों को प्रोसेस नहीं करता, वो सीधे तस्वीर पे जाता है। इसीलिए मैं तनाव में नहीं हूं कहने की बजाय मैं शांत हूं कहना ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि ये दिमाग को एक पॉजिटिव इमेज देता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये कुछ लोगों को सिर्फ विशफुल थिंकिंग जैसा लग सकता है। अगर कोई अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा, तो सिर्फ मैं कॉन्फिडेंट हूं बोलने से असल में क्या बदलता है? क्या सोर्सेज इसके पीछे की क्यों को समझाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है, सिर्फ शब्दों को तोते की तरह दोहराने से कुछ नहीं होता। तो फिर ऑटो सजेशन को विजुअलाइजेशन यानी मानसिक तस्वीर बनाने के साथ जोड़ना बेहद जरूरी है। अच्छा, जब आप कहते हैं मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, तो आपको सिर्फ शब्द नहीं बोलने, आपको खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करना है। उसकी एक मेंटल मूवी देखनी है। आपको वो भावनाएं फील करनी है जो आप कॉन्फिडेंट होने पर महसूस करते। इमोशन इज द की। अच्छा, तो सिर्फ रटना नहीं है, उसे महसूस भी करना है। शब्दों के साथ भावनाएं और तस्वीरें जोड़नी है। बिल्कुल, और इसे लगातार करना है। यहीं पर सोर्सेस 21 डे के फॉर्मूले की बात करते हैं। हाँ, हालांकि ये कोई जादुई नंबर नहीं है, पर रिसर्च ये बताती है कि किसी भी नए न्यूरल पाथवे को बनाने यानी नई आदत को सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए कम से कम इतने दिनों का लगातार और कॉन्शियस एफर्ट लगता है। और ये भी दिलचस्प है कि सोर्सेस कहते हैं कि जब आप पहली बार कोई पॉजिटिव ऑटो सजेशन देते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड उसे रिजेक्ट कर सकता है। हाँ, क्योंकि वो आपके पुराने बिलीफ सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन लगातार दोहराने से वो नया विचार धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जगह बना लेता है। यहाँ पर एक बात और जोड़ना जरूरी है जो एक क्रिटिक में भी थी। 21 दिन एक पॉपुलर आइडिया है, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहता है कि ये आदत की कम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। सही बात है। किसी छोटी आदत के लिए 21 दिन काफी हो सकते हैं, पर किसी बड़ी आदत को बदलने में महीनों भी लग सकते हैं। तो पॉइंट 21 दिन नहीं है, पॉइंट है लगातार और कॉन्शियस प्रयास। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बेहतर बनाने के लिए कुछ हफ्तों या महीनों का ये कॉन्शियस एफर्ट एक बड़ी कीमत है? शायद नहीं। तो आज की हमारी इस पड़ताल का सार यही है कि हमारी जिंदगी 2 चीजों से चलती है, हमारी ऑटोमेटिक आदतें और हमारे द्वारा तय की गई दिशा यानी हमारे गोल्स। हमारी आदतें हमारा चरित्र बनाती है और हमारे लक्ष्य हमारी किस्मत तय करते हैं।
और सबसे अच्छी बात यह है कि हम असहाय नहीं हैं। हम उस हाथी की तरह नहीं हैं जिसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। हमारे पास ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन जैसे पावरफुल टूल्स हैं जिनसे हम अपने मन के बगीचे को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। उसमें मनचाहे बीज बो सकते हैं और जंगली घास को साफ कर सकते हैं। और यही हम उस शुरुआती विचार पर वापस आते हैं जो अब तक समझा वही अगले कदम की नींव है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना, इस चर्चा को सुनना, ये सब पहला कदम है। ये ज्ञान है। असली काम इसे लागू करने में है, उस डिसिप्लिन में है, उस रोजाना के प्रयास में है। आत्म सुधार की ये यात्रा एक डेस्टिनेशन नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोर्सेज में एक लाइन थी, चिंता करना नकारात्मक लक्ष्य निर्धारित करने जैसा है। ये उन चीजों के बारे में सोचना है जिन्हें आप नहीं चाहते कि वे घटित हों। तो इस पर सोचा जा सकता है, अगर चिंता उन चीजों के बारे में सोचना है जो हम नहीं चाहते, तो क्या हम अनजाने में अपनी सारी मेंटल एनर्जी और विजुअलाइजेशन की पावर को उन्हीं नेगेटिव गोल्स को हासिल करने में लगा रहे हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा बचना चाहते हैं? कल्पना कीजिए, एक सुबह आप अखबार उठाती हैं और पहले पन्ने पर अपनी ही मौत की खबर पढ़ती हैं। अरे हाँ, आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? अल्फ्रेड नोबल के साथ ठीक यही हुआ था। अच्छा। एक फ्रेंच अखबार ने गलती से उनके भाई की जगह उनकी मौत की खबर छाप दी थी और हेडलाइन थी, मौत के सौदागर की मौत। डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में दुनिया उन्हें बस इसी तरह याद कर रही थी। कहते हैं कि इस एक घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया, जाहिर है, और खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया, क्या मैं सच में चाहती हूँ कि दुनिया मुझे ऐसे ही याद रखे? आज की हमारी बातचीत इसी तरह के कुछ, आप कह सकती हैं, बुनियादी और गहरे सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे मूल्यों, दूरदर्शिता और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के मायने पर रोशनी डालते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ जीना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना, एक नैतिक जीवन जीना, असल में होता क्या है। और ये सवाल सिर्फ अल्फ्रेड नोबल जैसे महान लोगों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे कि सही कारण के लिए सही काम करना क्यों जरूरी है। बिल्कुल। हम नैतिकता, प्रतिबद्धता और पैसे से परे उन चीजों के बारे में बात करेंगे जो जीवन को असल में अमीर बनाती हैं। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी, और यह हमारे स्रोतों का एक मुख्य संदेश भी है। क्या? यहां रुकना नहीं है, क्योंकि समझना यहीं खत्म नहीं होता। जो अब तक समझा वही अगले कदम की नींव है। तो आज की ये चर्चा सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, बल्कि एक नींव रखने के लिए है। क्या बात है, समझना अगले कदम की नींव है। चलिए तो फिर इस नींव का पहला पत्थर रखते हैं। जरूर। शुरुआत महात्मा गांधी की एक सूची से करते हैं जिसे वो 7 सामाजिक पाप कहते थे। ये सूची कमाल की है। बताइए। काम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, चरित्र के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवता के बिना विज्ञान, त्याग के बिना धर्म और सिद्धांत के बिना राजनीति। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मैं बस सोचती रह गई कि ये आज भी कितना सच है। ये आज पहले से कहीं ज्यादा सच है, खासकर वो चरित्र के बिना ज्ञान वाला बिंदु। हाँ। सोचिए, आज इंटरनेट के युग में हमारे पास ज्ञान का, सूचना का एक भंडार है। एक क्लिक पर दुनिया की कोई भी जानकारी मिल जाती है। लेकिन क्या उसी रफ्तार से हमारा चरित्र भी मजबूत हुआ है? बहुत बड़ा सवाल है ये। या फिर ये जानकारी बिना चरित्र के एक हथियार बन गई है? गांधी की ये सूची सिर्फ पापों की गिनती नहीं है, ये एक तरह का आईना है। बिल्कुल। और इसी संतुलन की बात हमारे स्रोत एक और खूबसूरत तरीके से करते हैं। उसमें एक दर्शन है, जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं और दुनिया खुश होती है। जी। लेकिन हमें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे चेहरे पर एक संतुष्टि हो और दुनिया रोए, क्योंकि उसने एक अच्छी आत्मा खो दी है। हाँ बिल्कुल। मतलब हम सिर्फ लेने वाले ना बने, बल्कि देने वाले बने। ये लेने और देने का फर्क ही सब कुछ है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी विरासत, अपनी लेगेसी कैसे देखते हैं। सही बात है। क्या हमारी विरासत सिर्फ उन चीजों से बनेगी जो हमने जमा की, या उन चीजों से जो हमने दूसरों को दी? लेकिन ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम छोटे बड़े फैसले ले रहे होते हैं, तब ये कैसे तय करें कि हम सही रास्ते पर हैं? अपने मूल्यों को परखने का कोई आसान तरीका है? कमाल की बात यह है कि स्रोत इसके लिए 2 बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार तरीके बताता है। अच्छा। इन्हें आप अपनी जिंदगी का लिटमस टेस्ट भी कह सकते हैं। पहला है मामा टेस्ट। मामा टेस्ट, ये तो सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। ये क्या है? ये बहुत सीधा है। आप जो कुछ भी कर रही हैं,
चाहे कोई बिजनेस डील हो, कोई व्यक्तिगत फैसला हो, बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, अगर मेरी माँ मुझे अभी ये करते हुए देख रही होती तो क्या उन्हें मुझ पर गर्व होता या उनका सिर शर्म से झुक जाता? वाह, ये सवाल इतना बुनियादी है लेकिन इतना शक्तिशाली है कि ये आपको सीधे आपके विवेक तक ले जाता है। ये वाकई एक जबरदस्त फिल्टर है। अक्सर हम दुनिया के लिए एक चेहरा रखते हैं, पर माँ के सामने वो मुखौटा उतर जाता है। बिल्कुल। स्रोत तो यहां तक कहता है कि अगर आप मामा टेस्ट में पास हो गई और दुनिया के बाकी सभी टेस्ट में फेल भी हो गई, तब भी आप असल में पास हैं। लेकिन अगर आप मामा टेस्ट में फेल हो गई और बाकी सब में अव्वल आई, तो आप असल में फेल हैं। और अगर किसी के लिए टेस्ट काम न करे या कोई इससे भी आगे बढ़कर सोचना चाहे, तो उसके लिए दूसरा टेस्ट है, बाबा टेस्ट। अच्छा, बाबा टेस्ट। हाँ, खुद से ये सवाल पूछें, अगर मेरे बच्चे मुझे ये करते हुए देखते तो क्या मैं चाहता कि वे मुझे देखें और मुझसे सीखें, या मैं शर्मिंदा होता? ये और भी गहरा है। पहला टेस्ट हमारी जड़ों से, हमारे अतीत से जुड़ा है, और ये दूसरा टेस्ट हमारे भविष्य से, हमारी विरासत से जुड़ा है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत का मानना है कि अगर इन दो सरल परीक्षणों से भी किसी के मूल्य स्पष्ट नहीं होते तो शायद उसमें विवेक नाम की चीज बची ही नहीं है। मामा टेस्ट और बाबा टेस्ट, इन दो सवालों में पूरी जिंदगी का सार छिपा है। लेकिन अक्सर जब लोगों के मूल्य स्पष्ट नहीं होते तो वे एक चीज को ही अपना पैमाना बना लेते हैं, पैसा। बिल्कुल, और यहीं पर एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा होता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि हमें दो चीजों में फर्क करना सीखना होगा। क्या? हम रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं और हम उस रोजी रोटी से क्या करते हैं। पहला वाला सिर्फ एक पेशा है, लेकिन दूसरा वाला हमारा चरित्र बताता है। इसी से जुड़ी हेलन केलर की एक बहुत सुंदर बात है, दुनिया की सबसे अच्छी चीजों को न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, उन्हें सिर्फ दिल से महसूस किया जाना चाहिए। और पैसा इन महसूस करने वाली चीजों को नहीं खरीद सकता। मुझे याद है स्रोत में एक पूरी सूची थी। हाँ, और वो सूची हमें बहुत कुछ सिखाती है। पैसा मनोरंजन खरीद सकता है, लेकिन खुशी नहीं। पैसा एक आलीशान बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन सुकून की नींद नहीं। पैसा किताबें खरीद सकता है, लेकिन ज्ञान और विवेक नहीं। पैसा एक मकान खरीद सकता है, पर एक घर नहीं बना सकता। सही बात है। पैसा दवा खरीद सकता है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं। ये सूची हमें बार बार याद दिलाती है कि जीवन की सबसे कीमती चीजें असल में अनमोल हैं। इस बात को समझाने के लिए राजा मिडास की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसे वरदान मिला था कि वो जिस चीज को छुएगा वो सोने की बन जाएगी। पहले तो वो खुशी से पागल हो गया। जाहिर है। उसने अपने बिस्तर, अपनी कुर्सी, सब कुछ सोने का बना दिया। वो खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझने लगा। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जब उसे भूख लगी और उसने खाना छुआ तो वो सोने का बन गया। पानी भी सोना बन गया। हाँ, और उसकी असली त्रासदी तो तब हुई जब उसकी प्यारी बेटी दौड़कर उसके पास आई और उसने उसे गले लगा लिया। और वो भी एक सोने की मूर्ति बन गई। बिल्कुल। तब उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया की सबसे कीमती चीजों को सोने के बदले खो दिया है। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और ये सिर्फ अमीरों की कहानी नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी ना किसी चीज को सोना बना देते हैं और बाकी जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस कहानी से दो बड़ी सीख मिलती हैं। पहली कि बिगड़े हुए मूल्य हमेशा त्रासदी की ओर ले जाते हैं, और दूसरी जो शायद और भी गहरी है। वो क्या? कि कभी-कभी जो आप चाहते हैं उसे पा लेना, उसे न पाने से भी बड़ी त्रासदी हो सकती है। सही बात है। मिडास को तो अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका मिल गया, लेकिन असल जिंदगी में हमें शायद ही वो मौका मिले। मिडास को दूसरा मौका मिला, लेकिन जैसा हमने शुरू में बात की थी, एल्फ्रेड नोबेल को भी तो एक तरह से दूसरा मौका ही मिला था। वो झूठी खबर उनके लिए एक आईना बन गई। मौत का सौदागर वाली हेडलाइन पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पूरी दिशा ही बदल दी। और आज दुनिया उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए याद करती है। बिल्कुल। उन्होंने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल शांति और विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया। ये दिखाता है कि एक मजबूत उद्देश्य जीवन को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है। और ये फर्क डालने वाली बात मुझे वापस वहीं ले जाती है जहां से हमने शुरू किया था, विरासत। हम सब ये सवाल खुद से पूछ सकते हैं, हम कैसे याद किया जाना चाहेंगे। स्रोत में एक और बहुत प्यारी कहानी है। एक आदमी समुद्र किनारे टहल रहा था और देख रहा था कि हजारों स्टारफिश किनारे पर आ गई हैं और धूप में मर रही हैं। हाँ, और वो उन्हें उठाकर वापस पानी में फेंक रहा था। डाल लोगे। तुम्हारे करने से क्या होगा? हाँ, उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीचे झुका, एक और स्टारफिश उठाई, उसे पूरी ताकत से समुद्र में फेंका और फिर उस व्यक्ति की तरफ मुड़कर बोला, देखो, इससे इस एक को फर्क पड़ता है। क्या बात है।
ये इतनी सरल लेकिन इतनी गहरी बात है। अक्सर हम यही सोचकर कुछ नहीं करते कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा। लेकिन हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही शुरू होता है, और ऐसे छोटे छोटे कदम रोज उठाने के लिए एक बहुत जरूरी चीज चाहिए, प्रतिबद्धता, यानी कमिटमेंट। प्रतिबद्धता सिर्फ एक वादा नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। स्रोत के अनुसार इसमें 11 तत्व शामिल हैं: निर्भरता, विश्वसनीयता, ईमानदारी, चरित्र, वफादारी। हाँ, जब आप किसी से प्रतिबद्ध होते हैं तो आप असल में कह रहे होते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके बिना तो कोई भी रिश्ता टिक ही नहीं सकता, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर। बिल्कुल नहीं। प्रतिबद्धता ही वो गोंद है जो रिश्तों को जोड़े रखती है। सही बात है। ये परिपक्वता की निशानी भी है। इसका मतलब है कि हम पहली मुश्किल आते ही मैदान छोड़कर भागेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। बिना प्रतिबद्धता के परिवार बिखर जाते हैं, कंपनियां डूब जाती हैं और समाज टूट जाता है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है जब हम नैतिकता पर आते हैं। कई बार लोग ये तर्क देते हैं कि सही और गलत जैसा कुछ होता नहीं, ये सब स्थिति पर निर्भर करता है। सिचुएशनल एथिक्स। हाँ, क्या ये सही है? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन स्रोत इसे सिरे से खारिज करता है। वो एक बहुत सरल उदाहरण देता है। मान लीजिए आप गणित की परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है। 2 और 2 का जवाब हमेशा 4 ही होगा। जवाब सही है या गलत, इस पर निर्भर नहीं करता कि परीक्षा कौन दे रहा है या टीचर का मूड कैसा है। कुछ मूल्य इसी तरह सार्वभौमिक होते हैं। ईमानदारी, निष्पक्षता, सम्मान, ये किसी स्थिति के मोहताज नहीं हैं। स्रोत कानूनी और नैतिक होने के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो कानूनी है जरूरी नहीं कि वो नैतिक भी हो। जैसे एक बीमा एजेंट अपने ज्यादा कमीशन के लिए किसी बूढ़े व्यक्ति को एक ऐसी पॉलिसी बेच दे जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। ये शायद पूरी तरह कानूनी हो, सारे कागज सही हो। हाँ, लेकिन ये नैतिक रूप से सरासर गलत है। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई अपने खून से लथपथ बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दे तो ये गैरकानूनी है, पर शायद ही कोई इसे नैतिक रूप से गलत कहेगा। सही बात है। नैतिकता कानून की लिखावट से परे उसकी भावना की बात करती है। और जब समाज में ये नैतिक भावना कमजोर होने लगती है तो उसका असर बहुत भयानक होता है। इसका एक चौंकाने वाला उदाहरण स्रोत में दिए गए एक सर्वे से मिलता है। 1958 में अमेरिका के कुछ हाई स्कूलों में छात्रों से उनकी मुख्य समस्याओं के बारे में पूछा गया। और उनकी समस्याएं क्या थीं? होमवर्क ना करना, क्लास में बातें करना, स्कूल की संपत्ति का सम्मान ना करना, हाँ, या क्लास में कागज के गोले फेंकना, ये उस दौर की बड़ी समस्याएं थीं। ठीक 30 साल बाद 1988 में उसी तरह के स्कूलों में वही सर्वे दोहराया गया। अब छात्रों की मुख्य समस्याएं क्या थीं, ये सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब समस्याएं थीं ड्रग्स का इस्तेमाल, शराब की लत, बलात्कार, गर्भपात, हिंसा और स्कूल में हत्या का डर। सोचिए, सिर्फ 30 सालों में एक पीढ़ी के अंदर समाज में मूल्यों का पतन इतनी तेजी से हुआ कि समस्याएं कागज के गोलों से निकलकर बंदूकों तक पहुंच गईं। ये एक सीधी चेतावनी है। बिल्कुल, कि नैतिक मूल्यों के बिना कोई भी समाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि सभी महान सभ्यताओं का पतन अंत में एक नैतिक पतन ही था। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने मूल्यों को परखने के लिए मामा और बाबा टेस्ट जैसे सरल लेकिन शक्तिशाली तरीकों के बारे में जाना। हमने राजा मिडास की कहानी से पैसे की सीमाओं को समझा और अल्फ्रेड नोबेल की कहानी से सीखा कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन क्या कमाल कर सकता है। हमने ये भी देखा कि प्रतिबद्धता और नैतिकता कैसे एक मजबूत व्यक्ति और मजबूत समाज की नींव है। लेकिन जैसा हमने एकदम शुरू में कहा था, यहाँ रुकना नहीं है। हाँ, ये सब जानना काफी नहीं है, क्योंकि समझना यहीं खत्म नहीं होता। जो अब तक समझा है वही अगले कदम की नींव है। अब सवाल यह है कि इस नींव पर हम अपनी जिंदगी की इमारत कैसे खड़ी करते हैं। बिल्कुल, सफलता का मतलब सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान इंसान बनना है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस बातचीत को स्रोत की एक बहुत ही प्रेरक कविता के साथ समाप्त करना चाहेंगे। इसका नाम है द ब्रिज बिल्डर, यानी पुल बनाने वाला। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी यात्रा के अंत में था, एक शाम एक गहरी और चौड़ी खाई को पार करता है। पार करने के बाद वो रुकता है और उस खाई पर एक पुल बनाना शुरू कर देता है। अच्छा। पास से गुजर रहा एक दूसरा यात्री उसे देखकर हैरान होता है
और पूछता है, बूढ़े आदमी, तुम यहाँ पुल बनाकर अपनी ताकत क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हारा सफर तो खत्म हो चुका है, तुम्हें तो अब यहाँ से दोबारा कभी गुजरना नहीं है, तो फिर ये पुल क्यों? उस पुल बनाने वाले ने अपना सिर उठाकर कहा, मेरे दोस्त, जिस रास्ते से मैं आया हूं उसी रास्ते पर आज मेरे पीछे एक नौजवान आ रहा है। ये खाई, जो मेरे लिए शायद कुछ भी नहीं थी, उस अनुभवहीन युवक के लिए एक गड्ढा हो सकती है। उसे भी इस धुंधलके में इसे पार करना होगा। मेरे दोस्त, मैं ये पुल उसके लिए बना रहा हूं। ये विचार कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्हें हम शायद कभी जानेंगे भी नहीं, उनके लिए एक बेहतर और सुरक्षित रास्ता छोड़कर जाएं, शायद यही सबसे बड़ा मानवीय मूल्य है।